ओके जी स्टूडेंट, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि जो टॉपिक आज हमने पढ़ने हैं उसमें से पहला जो टॉपिक होगा वो हम डिस्कस करेंगे आपका एक तरह से पोलियोमाइलिटिस। ठीक है, जो टॉपिक यहाँ से हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका पोलियोमाइलिटिस। हम पोलियोमाइलिटिस को देखेंगे कि उसका सारा क्या सीन होता है और उसकी सारी जितनी भी एक तरह से बसला जो कोणता दाखले पोलियोमाइलिटिस होता है उसकी सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह आपको जो है वो समझ भी आ जाएगी। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वो होगा आपका एक तरह से पोलियोमाइलिटिस। ठीक है, कौन सा टॉपिक होगा? वो होगा आपका एक तरह से पोलियोमाइलिटिस होगा। ठीक है, पोलियोमाइलिटिस, इस पोलियोमाइलिटिस को डिस्कस करते हैं और इसके सारे जितने भी आपकी टर्म है इस टर्म को समझते हैं कि पोलियोमाइलिटिस जो है इस टर्म का क्या मतलब है। देखो, पोलियोमाइलिटिस जो होता है ना, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके पोलियो वायरस की वजह से आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपने पहले जो पोलियोमाइलिटिस की डेफिनेशन, क्योंकि हमने देखा है कि जो आपका माइलो होता है, नर्वस सिस्टम में माइलो किसको कहते हैं? आपके स्पाइनल कॉर्ड को। और जो आइटस होता है इसका क्या मतलब होता है? इन्फ्लामेशन होती है। और पोलियो मतलब कि पोलियो वायरस। ठीक है, आपने कहना है कि पोलियोमाइलिटिस का क्या मतलब है कि इट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ। ठीक है, आपने कहना है कि इसमें क्या मुराद है? इट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ। ठीक है, इसमें क्या होती है? या तो डिस्ट्रक्शन एंड इन्फ्लामेशन। ठीक है, यानी कि एक तो डिस्ट्रक्शन हो जाती है और दूसरी इन्फ्लामेशन हो जाती है किसकी? ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की। यानी कि जो आपका एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड है ना, ठीक है, उसकी क्या हो जाती है? और उस एक तरह से इंफ्लेमेशन हो जाती है। और स्पाइनल कॉर्ड की भी कौन सी, मतलब कि आपको पता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके भी आगे हॉर्न्स होते हैं। ठीक है, आपको पता है एक एंटीरियर हॉर्न्स होता है और आपका एक तरह से पोस्टीरियर हॉर्न्स होता है। ठीक है, तो आपने कहना है कि क्या होती है कि इसमें डिस्ट्रैक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड की। स्पेशली कौन से आपके स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट की? तो आपने कहना है स्पेशली जो उसका होता है एक तरह से एंटीरियर हॉर्न्स। ठीक है, यानी कि आपका जो उसका एक तरह से एंटीरियर हॉर्न्स होता है उस एंटीरियर हॉर्न्स की क्या हो जाती है? आपकी एक तरह से इन्फ्लामेशन या डिस्ट्रक्शन हो जाती है। और एंटीरियर हॉर्न्स को हम क्या कहते हैं? आपका एक तरह से वेंट्रल हॉर्न्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आपका वेंट्रल हॉर्न भी कहते हैं। आपको पता होगा कि जो आपका एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में आपका एंटीरियर हॉर्न होता है जिसको वेंट्रल हॉर्न भी कहते हैं, जिससे आपकी एक तरह से जो मोटर सप्लाई होती है या मोटर जो न्यूरॉन्स होती हैं वो पास आउट करती हैं। और आपके जो होता है वो आपका डोर्सल हॉर्न होता है। ठीक है, जो पोस्टीरियर हॉर्न होता है जिससे आपकी आपकी जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती है वो सेंसरी न्यूरॉन्स आपकी एक तरह से पास करती है। ठीक है, तो आपने कहना है कि आपका पोलियोमाइलिटिस क्या सऊद है? माइक आपने आप कहना है करो कि यार। इसमें क्या होता है कि आपके एक तरह से जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड का स्पेशल जो एंटीरियर हॉर्न्स होता है उसकी क्या हो जाती है? डिस्ट्रक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाती है। क्यों? ड्यू टू पोलियो वायरस। ठीक है, ड्यू टू पोलियो वायरस। ठीक है, जो आपका एक तरह से पोलियो वायरस होता है उसकी वजह से जनाब उसकी एक तरह से ये सारी कंडीशन जो होती हैं वो हो जाती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि यार मतलब कि पोलियोमाइलिटिस की एक हमने डेफिनेशन देख ली कि इसका सारा क्या सीन होता है। दूसरा, अब हम आते हैं कि जो पोलियो वायरस है ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर कैसे होता है। ठीक है, आपका जो पोलियो वायरस है ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर कैसे होता है? तो हम लिखते हैं इसका रूट। ठीक है, यानी कि एक तरह से वो आपकी बॉडी के अंदर किस रूट के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर होता है। तो आपने कहना है कि जो पोलियो वायरस होता है ये फीकल ओरल रूट के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर होता है। कौन से? आपका एक तरह से जो फीकल ओरल रूट होता है, ठीक है, उसके थ्रू आपकी बॉडी में क्या हो जाता है? एंटर हो जाता है। फीकल ओरल रूट का क्या मतलब है? यानी कि आपकी जो फीसिस होते हैं और उसके थ्रू या आपकी जो ओरल कैविटी होती है, यानी कि आपका जो मुंह शरीफ है, आपके माउथ के थ्रू भी आपकी बॉडी में क्या हो सकता है? एंटर हो जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे ही जो फीकल ओरल रूट के थ्रू आपका जो पोलियो वायरस है वो आपकी बॉडी में एंटर हो जाता है, तो फिर क्या करता है? जैसे ही आपकी बॉडी में एंटर हो जाता है तो ये फाइनली चला जाता है आपका जो ओरोफेरेंक्स होता है ना, ठीक है, कहाँ चला जाता है? आपका एक तरह से जो ओरोफेरेंक्स होता है, ठीक है, जो आपका ओरोफेरेंक्स होता है वहां पे चला जाता है। ओरोफेरेंक्स का क्या मतलब होता है? ओरोफेरेंक्स यानी कि जो आपकी ओरल कैविटी होती है और जो आपका फेरेंक्स होता है, एक तो वहां पे चला जाता है और दूसरा कहाँ पे चला जाता है? ये फिर चला जाता है जनाब आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, जो आपकी एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहां पे चला जाता है। ठीक है, यानी कि फीकल ओरल रूट के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर हुआ, ओरोफेरिंक्स और स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया और वहां पे क्या किया इसने? वहां पे क्या कर दिया? जो ओरोफेरिंक्स और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लिम्फ नोड्स थे, ठीक है, कौन से? एक तरह जो उसके एक तरह से
लिम्फ नोड्स थे उन लिम्फ नोड्स के अंदर जाके इसने रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर दिया। इसने जनाब उसके जो लिम्फ नोड्स हैं उनके अंदर जनाब एक तरह से जो रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि वहां पे ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। तो लिम्फ नोड में जैसे ये एंटर करता है तो ओरोफेरेंक्स और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लिम्फ नोड्स हैं वहां पे क्या करेगा, ये रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, रेप्लिकेट का क्या मतलब है कि यानी कि ये वो वहां पे क्या करेगा, ग्रो करेगा, यानी कि अपनी एक तरह से कॉलोनी बनाएगा। ठीक है, आप अपने में से बहुत सारे बच्चे जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जैसे ये अपनी जो है वो कॉलोनी या अपनी ग्रोथ मुकम्मल कर लेता है तो फिर ये क्या करता है, वहां से निकलता है और आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है, यानी कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें आ जाता है। ठीक है, आपकी जो ब्लड स्ट्रीम होती है उसमें आ जाता है। जैसे ही आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाता है, ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, तो फिर क्या होता है कि ये आपकी ब्लड के थ्रू आपके जो है वो ब्रेन के अंदर आपके सीएनएस में चला जाता है। किसके अंदर चला जाता है, आपके एक तरह से सीएनएस के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आपके सीएनएस में एंटर हो जाता है तो आपको पता है कि आपका जो सीएनएस होता है इसके दो होते हैं, पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, आपका ब्रेन होता है, ऐसे ही है ना, आपका ब्रेन होता है और आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, क्या होता है कि आपका एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो ये जैसे ही आपका जो एक तरह से होता है दूसरा पोलियो वायरस, जैसे ही ये आपके ब्रेन के अंदर एंटर होगा, तो ब्रेन के अंदर जैसे ही एंटर होगा तो जनाब ये आपकी जो उसकी ब्रेन के अंदर जो मनिंजीज है, ठीक है, कौन सी जो आपकी मनिंजीज है, जो मनिंजीज हम पढ़ चुके हैं, उन मनिंजीज जो को जाके अफेक्ट करेगा, उन मनिंजीज को जाके डैमेज करेगा। ठीक है, जैसे उन मनिंजीज को जाके डैमेज करेगा तो ये क्या करवाएगा, आपको मनिंजाइटिस करवा देगा। ठीक है, क्या करवाएगा, आपको एक तरह से मनिंजाइटिस, यानी कि जो आपकी मनिंजीज हैं उनकी इन्फ्लामेशन करवा देगा। और आपको पता है कि जो मनिंजीज जो होती थी वो तीन तरह की आगे होती थी। ठीक है, ऐसे ही है ना, जो मनिंजीज जो थी वो आपकी बैक्टीरियल होती थी। ठीक है, आपकी बैक्टीरियल होती थी, आपकी एक तरह फंगल होती थी और आपकी एक तरह से वायरल होती थी। ऐसे ही है ना, तो फिर जनाब उसके जो मतलब कि एक तरह से जो मतलब कि उसको साइंस और सिम्टम्स आते थे मनिंजाइटिस के पेशेंट को, वो होते तीनों में सेम थे, तीनों में सेम थे आपके मनिंजाइटिस। आपका एक तो जो लैब्स वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है और फिर उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो भी डिफरेंट हो जाता है। अगर जनाब मतलब अभी हम देखते हैं, क्योंकि अभी जो हमारा मेन फोकस होगा वो वायरल के ऊपर होगा, क्योंकि हम पोलियोमाइलिटिस पढ़ रहे हैं। तो अभी क्या होगा कि आपका जो पोलियो है, ठीक है, ये वायरल एक पोलियो वायरस है ना, ये बैक्टीरिया तो नहीं है, ना ही फंगल है, ये वायरस है। तो इसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, इसकी वजह से आपको एक तरह से वायरल मनिंजाइटिस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको क्या हो जाएगा, आपका एक तरह से वायरल मनिंजाइटिस हो जाएगा। और वायरल मनिंजाइटिस में से जितने भी साइंस और सिम्टम्स थे वो तो सेम आएंगे, यानी कि क्या आपको फीवर हो सकता है। ठीक है, यानी कि फीवर हो सकता है, उसमें हेडेक हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा हमने मनिंजिसमस पढ़ा था। ठीक है, मनिंजिसमस पढ़ा था, मनिंजिसमस में क्या होता था, जो आपका एक तरह से जो क्रेनियल नर्व नंबर 11 होती थी। ठीक है, जो क्रेनियल नर्व नंबर 11 होती थी जिसको हम असेसरी नर्व कहते थे, वो आपकी स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल को जाके सप्लाई करती थी। जैसे ही आपके स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल को सप्लाई करती थी तो आपका जो हेड होता था वो राइट लेफ्ट जो है वो मूव करता था। लेकिन जो वायरल मेनिंजाइटिस होती है ये क्या करती है, आपके जो असेसरी नर्व होती है, क्रेनियल नर्व नंबर आपका, बिल्कुल क्रेनियल नर्व नंबर जो 11 होती है, उसको क्या करती है, उसको जनाब जाके डैमेज करती है। फिर आपका जो स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल होता है वो बिल्कुल स्टिफ हो जाता है, रिजिड हो जाता है, बिल्कुल एक तरह का बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सख्त हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से आपको क्या हो सकता है, मनिंजिसमस हो सकता है। ये आपकी साइंस और सिम्टम्स आते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसको डायग्नोज करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम डायग्नोज करते हैं, हम क्या करते हैं, हम लंबर पंक्चर करते हैं। लंबर पंक्चर के थ्रू हम सीएसएफ लेते थे, ऐसे ही है ना, हम सीएसएफ लेते थे। सीएसएफ फिर हम जनाब लैब वाला जो लेबोरेटरी थी या लैब वालों को भेज देते थे। जैसे ही हम लेबोरेटरी टेस्ट के लिए आपके सीएसएफ को भेजते थे, वो सीएसएफ की वहां पर इंटरप्रिटेशन करते थे। ठीक है, तो मतलब कि वो फिर बताते थे कि अगर उनके उनमें जो है न्यूट्रोफिल्स का ज्यादा, मतलब कि न्यूट्रोफिल्स ज्यादा है, लिम्फोसाइट ज्यादा है, मतलब कि कौन से सेल ज्यादा है, फिर हम उस बेस के ऊपर देखते थे कि वो बैक्टीरियल है, फंगल है या वायरल है। अब क्या होगा कि जैसे ही हम मतलब कि इस कंडीशन के अंदर लंबर पंक्चर करेंगे, सीएसएफ को लेंगे और लैब वालों को भेज देंगे, तो वो कहेंगे कि जनाब इसमें क्या है कि आपका लिम्फोसाइटोसिस है, क्या है, आपका लिम्फोसाइटोसिस है। यानी कि वो कहेंगे कि यार लिम्फोसाइट का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये वायरल है तो वायरल में लिम्फोसाइट्स का लेवल ज्यादा होता है।
दूसरा वो कहेंगे कि जनाब जो CSF की ग्लूकोज लेवल है ना, CSF का जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल है, ठीक है, वो क्या है, वो नॉर्मल है। हमने देखा था कि जो बैक्टीरिया होते थे और फंगस होते थे, वो लव करते थे किसके साथ, शुगर के साथ। और आपके CSF में शुगर का लेवल कम हो जाता था इन इन मतलब कि बैक्टीरियल और फंगल मेनिंजाइटिस में से के आपके केस में। लेकिन आपके वायरल मेनिंजाइटिस में CSF का ग्लूकोज लेवल जो होगा वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो वो मतलब कि हम लैब के अंदर हम ये चीजें देखेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन सारी होती है इसके अंदर। अब दूसरा क्या होता है कि इसके अंदर मतलब कि ये आपका एक तरह से मतलब CSF के जरिए हम क्या देखते हैं कि लिम्फोसाइटोसिस देखते हैं, लेकिन ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है वो हम ज्यादा देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं डायग्नोज के लिए, उसके अलावा मतलब कि जब हमें पता चल जाएगा कि ये पोलियो है, तो हम जनाब आपका जो होता है ना इसका और मतलब कि जो मतलब कि सैंपल ले सकते हैं, यानी कि हम आपका एक स्टूल के जरिए, ठीक है, जो स्टूल होगा या आपका जो एक थ्रोट होगा, ठीक है, यानी कि जो आपके थ्रोट के अंदर जो secretions होंगी, वहां से भी हम एक स्वैब लेंगे, ठीक है, स्वैब के जरिए, यानी कि वो स्वैब के जरिए जो आपका वहां से सैंपल लेंगे, ठीक है। यानी कि वो क्या करते हैं कि एक स्वैब होता है, ठीक है, आपका आपका जो होता है ना, आपका नेजोफेरेंजियल स्वैब होता है, ठीक है। उस स्वैब के जरिए हम क्या करते हैं, एक जो है वो सक्रीशन ले लेते हैं, एक सैंपल ले लेते हैं। फिर हम उसको प्रॉपर जो है उसका मतलब कि PCR करवा लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, PCR करवाते हैं, और PCR के ऊपर हमें पता चल जाता है कि ये आपका कौन सा वायरस होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, एक तो लंबर पंक्चर कर लें, ठीक है, वहां पे आप उसको प्रॉपर जो है वो इंटरप्रिटेशन कर लें आपके CSF की। दूसरा आप जो है वो स्टूल और थ्रोट की जो सिक्रीशन है वहां से आप जो है वो ले लें उसका मतलब सैंपल ले लें उनका, और वहां से PCR करवा लें, और PCR के अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये आपका एक तरह से जो है वो पोलियो जो है वो वायरस है उसका अटैक हो चुका है, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर सारी चीजें देखनी है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि आपके ब्रेन के अंदर कितनी साइंस और सिम्टम्स आएंगी आपके पोलियो वायरस की कंडीशन में, ठीक है। अब हम आते हैं आपकी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कि स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो कौन की तरफ जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड के जो एंटीरियर हॉर्न्स होता है, ठीक है, कौन सा जो एंटीरियर हॉर्न्स होता है, ठीक है, उस एंटीरियर हॉर्न्स की जाके डिस्ट्रैक्शन कर देता है। आपको पता है ना कि जो आपका एक तरह से एक एंटीरियर हॉर्न्स होता है उसका, और एक आपका कौन सा होता है, पोस्टीरियर हॉर्न्स। तो ये क्या करता है, जो उसका एंटीरियर हॉर्न्स होता है उस एंटीरियर हॉर्न्स की जाके डिस्ट्रैक्शन कर देता है, ठीक है। और दूसरा ये क्या करता है, दूसरा ये आपका जनाब जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है, जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, उन लोअर मोटर न्यूरॉन्स को जाके डैमेज करता है। और मैंने आपको बताया था कि जो आपका पोलियो वायरस होता है वो आपके लोअर मोटर न्यूरॉन्स को जाके क्या करता है, डैमेज करता है, ठीक है, यही बताया था ना आपको। तो आपने ये देखना है, ये क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटीरियर हॉर्न्स को जाके डैमेज करेगा, लोअर मोटर न्यूरॉन्स को डैमेज करेगा। जब एंटीरियर हॉर्न्स को डैमेज करेगा तो एंटीरियर हॉर्न से आपकी जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं वो भी नहीं पास हो सकेंगी, क्योंकि हमने देखा था कि आपके एक तो होती थी अपर मोटर न्यूरॉन्स होती थी जो मतलब कि ब्रेन से आपके स्पाइनल कॉर्ड तक आती थी, ठीक है। फिर क्या होता था कि स्पाइनल कॉर्ड से निकल कर आपके एक तरह से जो मसल होते थे उस तक आपकी लोअर मोटर न्यूरॉन जाती थी, ठीक है। और ये जो आपकी लोअर मोटर न्यूरॉन्स होंगी ये आपके एंटीरियर हॉर्न्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से निकल कर जाएंगी ना, एंटीरियर हॉर्न से आपका मोटर न्यूरॉन्स पास आउट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो एक तो एंटीरियर हॉर्न्स डैमेज हो चुका है वहां से आपकी लोअर मोटर न्यूरॉन्स नहीं पास हो सकेंगी। दूसरा साथ साथ ये क्या करेगा, आपकी लोअर मोटर न्यूरॉन्स को जाके डैमेज करेगा। फिर आपको क्या होगा कि आपको जितने भी लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साइंस और सिम्टम्स है ना वो आपको देखने को मिलेंगे इन पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। और आपको पता है कि आपको अच्छी तरह पता है कि लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, और मतलब कि क्या क्या होते हैं वो मतलब कि आप मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, आपको अच्छी तरह आते हैं। तो आपने वहां से देख के लिख लेने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जो इन्होंने बताई हुई है ना, वो है आपकी जो रेस्ट इसकी जो आपके पेशेंट होगे ना पोलियो में, आपके स्पेशली जो पेशेंट होते हैं उसकी डेथ कैसे होती है। मतलब कि कौन सा ऐसा साइंस और सिम्टम्स होगा या कौन से ऐसे ऑर्गन के मसल इन्वॉल्व होने की वजह से उसमें डेथ हो जाएगी। याद रखें इसमें क्या होता है कि जो आपका रेस्पिरेटरी मसल है, ठीक है, यानी कि इधर मैं देता हूँ कि जब भी आपके एक तरह से रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, क्या होगा, जैसे ही रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्व हो जाएंगे ना,
तो रेस्पिरेट, क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास क्या होती है कि फ्रीनिक नर्व होती है, क्या होती है आपकी एक तरह से फ्रीनिक नर्व होती है। एक तो ये कंडीशन होती है कि ये आपकी फ्रीनिक नर्व को डैमेज करेगा। दूसरी हमारे पास क्या होता है कि डायाफ्राम होता है। क्या होता है कि आपका जो डायाफ्राम होता है ना, ठीक है, और डायाफ्राम आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक चीफ मसल होता है, एक इंपॉर्टेंट मसल होता है जो आपकी रेस्पिरेटरी को रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है। तो मतलब कि आपकी जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, उन्होंने आपके क्या करना होता है, उन्होंने जनाब आपके डायाफ्राम को भी जाके सप्लाई करना होता है, क्योंकि डायफ्राम भी आपकी बॉडी के मसल है ना, एक अफेक्टेड ऑर्गन है। तो जब आपके लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो होंगे, जब वो डैमेज हो जाएंगे, तो आपके इस डायफ्राम को सप्लाई नहीं करेंगे। जब आपके डायफ्राम को सप्लाई नहीं करेंगे, तो आपके डायफ्राम का क्या हो जाएगा, डायफ्राम का मतलब कि एक आपका पैरालिसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। जब उसका क्या होगा कि आपको रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। जब आपको रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, तो आप प्रॉपर सांस वगैरह नहीं ले सकोगे, तो आपको रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा और फिर आपको डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो जी आपने इसके अंदर सारी चीजें देखनी है कि इस पेशेंट के अंदर वो क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करके लोअर मोटर न्यूरॉन्स को डैमेज करेगा, एंटीरियर हॉर्न्स को डैमेज करेगा। सारी लोअर मोटर न्यूरॉन्स की साइंस और सिम्टम्स आपने लिख लेनी है। और इसमें स्पेशली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मसल होता है ना, डायफ्राम, उसको नर्व सप्लाई नहीं जाएगी, उसका पैरालिसिस हो जाएगा, फिर रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं आपके किसके अंदर, पोलियोमाइलिटिस के अंदर, ठीक है। तो आपने इसको लाजमी और लाजमी देख लेना कि इसका सारा क्या सीन होता है। और मतलब कि जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने याद रखना कि पोलियो वायरस में जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स होती हैं वो डैमेज होती हैं, और इसकी वजह से आपको साइंस और सिम्टम्स आते हैं। ब्रेन के अंदर मेनिंजाइटिस के आपको साइंस और सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। और इसका डायग्नोस भी हो गया, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट यही है कि आप उसको पोलियो वैक्सीन दें, ठीक है। जो पोलियो वैक्सीन है वो आप दे सकते हैं। और इसके अलावा जो मतलब कि मनीजाइटिस का हमने जो उसका ट्रीटमेंट पढ़ा था, लाइक आसाइक्लोवीर हमने पढ़ा था, उसके अलावा जो दूसरी ड्रग्स हमने पढ़ी थी, मतलब कि एंटीवायरल ड्रग्स, ठीक है, तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो मतलब कि मेन ट्रीटमेंट होता है वो पोलियो वैक्सीन ही है, ठीक है। तो इसको आपने लाजमी देख लेना कि इसका सारा क्या मतलब कि सीन है। और इसके अलावा जितनी भी इसमें सारी चीजें थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, ठीक है, कि पोलियोमाइलिटिस क्या होता है, इसकी सारी चीजें। अब हम आते हैं कि जो आपकी नेक्स्ट कंडीशन है उसको हम डिस्कस करते हैं, वो है आपकी एक तरह से स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, ठीक है। आपकी एक तरह से स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, आपने यहाँ तक लिखना है अपनी बुक के ऊपर, ठीक है। लास्ट पे अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक तरह से रीड भी करवा दूंगा, आपने परेशान नहीं होना। अभी जल्दी से इसको पहले कवर करते हैं। अब हम आते हैं जिस कंडीशन के ऊपर, वो होती है आपकी एक तरह से स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का क्या सीन होता है, देखो, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी मतलब कि समझने के लिए आपने क्या करना है, आपने ये समझना है कि हमारे पास क्या होता है। हमारे पास होता है जनाब आपकी एक तरह से क्रोमोसोम नंबर 5 होता है, ठीक है। आपने इसको समझना है कि मतलब कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी को सिर्फ आपने ये समझना है कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसकी एक तरह से एट्रोफी हो जाती है, यानी कि वो बिल्कुल एक तरह से डैमेज हो जाता है, वो श्रिंक हो जाता है। कैसे होता है अभी हम पढ़ते हैं। आपने मतलब इसकी जो स्टोरी है वो कुछ इस तरह स्टार्ट कर रही है। आपने कहना है कि जो क्रोमोसोम नंबर 5 होता है ना, ठीक है, हमारे पास जो एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम नंबर 5। उस क्रोमोसोम नंबर 5 के ऊपर एक जीन होता है जिसको हम कहते हैं आपका एक तरह से SMN जीन, ठीक है। क्या कहते हैं, आपका SMN जीन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो SMN जीन होता है ये क्या करता है, आगे जाके फ्यूचर में प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, आपकी प्रोटीन्स बनाता है। मतलब कि हम जेनेटिक्स में देख चुके हैं इसका सारा सीन। आपने कहना है कि यार स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी में पहला जो आपने कहानी स्टार्ट करनी है ना, आपने कहना है कि क्रोमोसोम, एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम होता है जिसको हम क्रोमोसोम नंबर 5 कहते हैं। उसके ऊपर एक जीन होता है जिसको हम कहते हैं SMN जीन। इस MN जीन ने फ्यूचर में जाके प्रोटीन्स बनाना होती है। अब ये जो प्रोटीन्स होती है ना, इसने क्या करना होता है, इसने जनाब जाके आपकी बॉडी के अंदर जो मोटर न्यूरॉन्स होती है ना उनको बनाना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, आपकी जो मोटर न्यूरॉन्स होती है उनको जाके बनाना होता है। देखो, आपकी बॉडी के जितने भी सेल हैं, ठीक है, बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो क्या है, वो प्रोटीन ही नेचर है ना, ऐसा ही है ना। आपकी बॉडी के जितने भी सेल हैं वो क्या है, वो प्रोटीन इन नेचर है, यानी कि वो प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। यानी कि आपकी बॉडी का हर हर सेल, हर एक जितने भी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं वो किस से मिलके बने हुए हैं, वो प्रोटीन इन नेचर है, वो प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। तो आपकी जो मोटर न्यूरॉन्स हैं ये भी तो सेल है ना, ये कोई ऊपर की मखलूक तो नहीं है। ये भी आपके क्या है, आपके सेल है, यानी कि आपके जो CNS के सेल हैं। तो आपने कहना है कि ये जो मोटर न्यूरॉन्स हैं ये भी आपके प्रोटीन इन नेचर है, ये आपके एक तरह से प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि ये आपका प्रॉपर आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि आपका
लाइक मोटर न्यूरॉन्स ऐसे बनती हैं, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 5 के ऊपर जीन होता है, एसएमएन जीन होता है। ये प्रोटीन्स बनाते हैं, प्रोटीन जो होते हैं ये फ्यूचर में आपकी बॉडी के अंदर जो मोटर न्यूरॉन्स होती है उनको बनाता है। दूसरा आपका जो एसएमएन जीन होता है, इसका एक और काम होता है, ये क्या करता है जनाब, ये आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीरियर हॉर्न्स होता है ना, ठीक है, एक एंटीरियर हॉर्न्स होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, उसको जाके प्रोटेक्ट करता है, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, ठीक है। आपने कहना है कि ये क्या करता है कि जनाब एसएमएन जीन आपके एक तो एंटीरियर हॉर्न्स को जाके प्रोटेक्ट करता है, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। यानी कि ये जीन जो होता है ना, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी मोटर सप्लाई है या मोटर फंक्शंस है ना, उसको मतलब कि कंट्रोल कर रहा होता है। एक तो क्या करेगा, ये मोटर न्यूरॉन्स को बनाएगा। दूसरा क्या करेगा, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो मोटर न्यूरॉन्स है, सॉरी जो मोटर आपका सॉरी एंटीरियर हॉर्न्स है, जहां से आपकी मोटर न्यूरॉन्स ने पास आउट करना होता है, उनको बनाता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, ठीक है। इसका ये मतलब कि प्रॉपर सीन होता है। लेकिन क्या होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, जब भी आपकी बॉडी के अंदर एसएमएन जीन की म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है, यानी कि जब आपकी बॉडी के अंदर जो है एसएमएन जीन की म्यूटेशन हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 5 के ऊपर, जब इसकी म्यूटेशन हो जाती है, और म्यूटेशन कौन सी होती है, नॉन फंक्शनल होती है। नॉन फंक्शनल से क्या मुराद है कि जब इसकी नॉन फंक्शनल म्यूटेशन हो जाएगी, तो ये अब इन प्रोटीन्स को नहीं बनाएगा। जब इन प्रोटीन्स को नहीं बनाएगा, तो आपके फ्यूचर में जो मोटर न्यूरॉन्स बननी थी वो आपकी मोटर न्यूरॉन्स भी नहीं बनेगी, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि जो एसएमएन जीन का दूसरा काम ये था कि उसने आपके एंटीरियर हॉर्न्स को जाके मेंटेन करना था, उसको प्रोटेक्ट करना था, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करना था। अब उसका स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं होगा, यानी कि आपके एंटीरियर हॉर्न्स की क्या होगी, आपके एंटीरियर हॉर्न्स की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। आपके एंटीरियर हॉर्न्स की क्या होगी, डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस सारी कंडीशन को आपका क्या कहते हैं, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी कहते हैं, ठीक है। यानी कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की पहले जो आपने काज लिखनी है वो क्या होगी कि आपकी एसएमएन जीन की म्यूटेशन हो जाती है। एसएमएन जीन की क्या होती है, एक नॉन फंक्शनल म्यूटेशन होती है क्रोमोसोम नंबर 5 के ऊपर। दूसरा आपने कहना है कि हो सकता है कि वो जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्मोकिंग कर रहा हो, ठीक है। यानी कि वो क्या कर रहा हो, आपकी स्मोकिंग कर रहा हो, उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। आपके किसी न किसी आपके क्या हो सकता है, पेस्टिसाइड्स की वजह से हो सकता है, यानी कि कोई ना कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सारी कंडीशन के ऊपर क्या होगा कि आपकी जो मोटर न्यूरॉन्स है वो डैमेज होंगी, और आपका जो एक तरह से एंटीरियर हॉर्न्स होगा वो डैमेज होगा। जब आपका एंटीरियर हॉर्न्स और आपकी मोटर न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएंगी, तो आपकी बॉडी के अंदर लोअर मोटर न्यूरॉन्स के एक तरह से क्या हो जाएगी, लोअर मोटर न्यूरॉन्स की एट्रोफी या उसकी क्या हो जाएगी, एपेप्टोसिस हो जाएगी, ठीक है। यानी कि एपेप्टोसिस क्या होती है, अभी मैं आपको, लोअर मोटर न्यूरॉन्स की एपेप्टोसिस हो जाएगी, प्लस आपकी क्या हो जाएगी, जो आपकी एंटीरियर हॉर्न्स है, ठीक है, जो आपका एक तरह से एंटीरियर हॉर्न्स है उसकी एक तरह से डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। जब आपके एंटीरियर हॉर्न्स की डिस्ट्रक्शन और लोअर मोटर न्यूरॉन्स की एपेप्टोसिस हो जाएगी, तो आपको सारे के साइंस और सिम्टम्स जो होंगे वो आपके लोअर मोटर न्यूरॉन्स के आपको सारे साइंस और सिम्टम्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपने लिखना है, ठीक है। यानी कि आपने जो आपका स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की सारी इटियोलॉजी आपको पता होना चाहिए, क्या सीन होता है, एसएमएन जीन की वजह से ये सारा काम होता है। एसएमएन जीन के जब म्यूटेशन हो जाती है ना, तो वो मोटर न्यूरॉन्स को सही तरह बनाता है, जिसकी वजह से आपके लोअर मोटर न्यूरॉन्स की मतलब कि एक वो सही तरह नहीं बनती, उनकी एपेप्टोसिस हो जाती है, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। साथ आपका इंटीरियर जो हॉर्न है उसकी प्रॉपर जो है वो मेंटेनेंस नहीं होती, इंटीरियर हॉर्न्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो आपके सारे के सारे जो साइंस और सिम्टम्स होंगे वो आपको लोअर मोटर न्यूरॉन्स की मिलेंगे, ठीक है। अब दूसरी उसने वहां पे एक कंडीशन बताई है, फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम। कौन सी, आपकी एक तरह से फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम, ठीक है। देखिए फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम का क्या मतलब होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका जो बेबी होता है ना, वो बिल्कुल बिल्कुल जो है वो फ्लॉपी बन जाता है, ठीक है। बिल्कुल फ्लॉपी से क्या मतलब है कि वो बिल्कुल जो है ना, मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसमें कोई जान ही नहीं रहती, ठीक है। उसके जितने भी मसल्स है ना, वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाते हैं, ठीक है, पैरालाइज हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम जनाब उसका मुंह जो है वो पकड़ के एक तरफ करें तो वो उस तरफ चला जाएगा, दूसरी तरफ करें तो दूसरी तरफ चला जाएगा। यानी कि वो हम कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं, पता नहीं उर्दू में भी कहते हैं, वो कहते हैं कि जनाब ये जो बच्चा है ना, ये काफी ढीला ढाला सा है, ठीक है, ढीला ढाला। यानी कि उसमें क्या है कि आपका जो बच्चा होता है ना, वो काफी मतलब कि उसके सारे जो मसल्स होते हैं ना वो रिलैक्स हो जाते हैं, पैरालाइज
पैरालाइज हो जाते हैं, उनके मसल में दम ही नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि जनाब आपके फॉर एग्जाम्पल ये आपके बेबी को कोई ना कोई मसल है, उसको लोअर मोटर न्यूरॉन्स ने जाके सप्लाई करना है और इस मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवानी है। आपकी बॉडी के अंदर इस मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, लोअर मोटर न्यूरॉन्स की डीजनरेशन है। जब लोअर मोटर न्यूरॉन्स डीजनरेट हो गई है, तो अब ये जो मसल है इसको प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही, तो इसका जो मसल वो पैरालाइज हो जाएगा, बिल्कुल जो है वो फ्लोपी हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो आपका जो बेबी होगा उसमें जो मतलब वो क्या होगा, फ्लोपी बेबी सिंड्रोम होगा। ठीक है, तो इसको आपने देख लेना है, पिक्चर वगैरह आपने देख लेनी है। ठीक है, तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। आपका जो बेबी होता है वो बिल्कुल ढीला ढाला सा, यानी कि उसके जो मसल होते हैं उनमें कोई जान नहीं रहती, उसको आप जिस साइड पे करें ना उसी साइड पे चला जाता है। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर देखना है। दूसरा उसने लिखा टंग फेसिकुलेशन होती है। ठीक है, टंग फेसिकुलेशन। देखिए टंग फेसिकुलेशन का क्या मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि जो आपकी टंग की जो एक तरह से इनर्वेशन होती है, जो टंग के मसल, जो आपकी जुबान के जो मसल्स होते हैं ना, उनको जो एक तरह से इनर्वेशन मिल रही होती है, अब वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन्स की एक एपोप्टोसिस हो रही है। तो आप प्रॉपर जो है वो बोल नहीं सकोगे। ठीक है, यानी कि आपके जो आपकी जो टंग के मसल्स होंगे ना, वो इनवॉलेंट्री इम्प्रॉपर जो है वो मूवमेंट शो करेंगे इनवॉलेंट्री इम्प्रॉपर मूवमेंट शो करेंगे। तो उसको हम कहते हैं टंग फेसिकुलेशन होगी, यानी कि आपकी टंग की मसल की जो है उनको प्रॉपर नर्व सप्लाई इनर्वेशन नहीं मिलेगी। तो मतलब कि क्या करेंगे, इम्प्रॉपर सी इनवॉलेंट्री जो है वो मतलब कि लाइक मूवमेंट जो है वो शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमने देखा था कि जो आपका अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो 80 to 90% जो उनका कंट्रोल होता है वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर होता है। ठीक है, यानी कि जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स का जितना भी कंट्रोल होता है वो अपर मोटर न्यूरॉन्स के पास होता है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन आपने कहनी है कि अब लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो है वो मतलब कि डैमेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी इनवॉलेंट्री मूवमेंट वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस होती है आपकी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। उसने वहां पे ये लिखा हुआ कि आपका जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 होता है ना, इसको हम कहते हैं वर्डिंग हॉफमैन सिंड्रोम। क्या कहते हैं? वर्डिंग हॉफमैन सिंड्रोम कहते हैं। देखो जो आपका SMN1 जीन होता है ना, SMN1 जीन, ठीक है, इसके आगे भी टाइप होती है, SMN2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, लेकिन उनका वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो आपके जो एक एंटीरियर हॉर्न्स और आपके जो मोटर न्यूरॉन्स की डेवलपमेंट में बहुत कम जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। वो मतलब कि बहुत ही कम रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। इसी वजह से जो जो आपके जो SMN1 जीन होता है वो ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा होता है आपके मोटर न्यूरॉन्स की डेवलपमेंट में और एंटीरियर हॉर्न्स की डेवलपमेंट में। ठीक है, तो इसी वजह से जो आपके दूसरे होते हैं ना, 2, 3 और 4, इसकी टोटल 5 टाइप होती है। ठीक है, जो होता है ना आपका SMN स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ठीक है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की तकरीबन टोटल 5 टाइप होती है। जीरो से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, लेकिन आपने सिर्फ याद रखना है जो टाइप 1 होती है ये आपकी बुक के ऊपर मेंशन है, ये आपने याद करनी है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको दूसरी मतलब कि टाइप्स जो है वो भी समझ आ जाए, उस वो मतलब किस बेस के ऊपर है, ठीक है, तो वो मतलब तकरीबन आपकी एज के ऊपर बेस होते हैं। ठीक है, आपकी सारी जो एज के ऊपर यानी कि उसका ऑन सेट कितना है उसके ऊपर बेस करती है, और फिर उसके जितने भी साइंस और सिम्टम्स है उसके ऊपर बेस करती है। जो टाइप 1, 0 होती है ना, ये आपका जो बेबी होता है उसको तकरीबन आपका एक तरह से 1 साल के अंदर अंदर इसके साइंस और सिम्टम्स आते हैं। जो आपका टाइप 1 होता है इसके अंदर जनाब आपका बर्थ से लेकर 6 मंथ के अंदर आता है। टाइप 2 में 7 से 18 मंथ के अंदर आता है। टाइप 3 में आपके 18 मंथ से ज्यादा आते हैं, और टाइप 4 में अब 20 साल से ऊपर आते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से आपको बाकी जो कंडीशन है वो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करना है, जो टाइप 1 है ना इसके ऊपर फोकस करना है। क्योंकि आपने सिर्फ ये कहना है कि जो दूसरी टाइप होती है ना वो आप भी आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं या एंटीरियर हॉर्न्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में फंक्शन रोल प्ले करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस होती हैं आपकी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी क्या होती है? ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। लास्ट में मैं आपको रीडिंग भी करवा दूंगा, अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन वगैरह होता है तो वो भी देख लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं आपकी जो कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। ठीक है, कौन सी कंडीशंस होती है? अब आपकी जो कंडीशंस होती है वो होती है आपकी एक तरह से एमियोट्रोपिक। ठीक है, एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस होती है, एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, जिसको हम ALS भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका ALS भी कहते हैं कि एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस क्या है और इसका सारा क्या सीन्स होता है, इसको हम देखते हैं अभी। ठीक है, देखो, अब एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस को देखने के लिए ना आपने सेम जो कहानी स्टार्ट करनी है ना, वो आपने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की तरह स्टार्ट करनी है। यानी कि इसमें क्या होता है, उसमें भी जीन की म्यूटेशन होती थी, अब इसमें भी क्या हो गया, इसमें भी जीन की म्यूटेशन होगी। कौन से जीन की म्यूटेशन होगी अभी हम देखते हैं। देखो, आपने कहना है कि जो आपका एमियोट्रोपिक
लेटरल स्क्लेरोसिस होता है ना, इसमें कुछ सीन ये होता है कि हमारे पास एक जीन होता है जिसको हम कहते हैं आपका SOD1 जीन होता है। क्या होता है कि हमारे पास एक जीन होता है जिसको हम कहते हैं आपका SOD1 जीन। अब ये जो SOD1 जीन होता है ना, ये क्या करता है, ये आपके फ्यूचर में जाता है और एक एंजाइम बनाता है जिसको हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ठीक है, यानी कि आपने कहना है कि हमारे पास एक जीन होता है जिसको हम कहते हैं SOD1 जीन। ये जीन जो होता है ना, ये एक प्रोटीन बनाता है, यानी कि एक एंजाइम बनाता है जिसको हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनाता है, आपका एक जीन बनाता है, यानी कि एक, सॉरी, आपका SOD1 जीन जो होता है ये एक प्रोटीन बनाता है, यानी कि एक एंजाइम बनाता है। आपकी एंजाइम भी प्रोटीन ही नेचर है, जिसको हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ठीक है, क्या कहते हैं, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम बनाता है। अब ये जो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम होता है ना, इसका क्या काम होता है, ठीक है, जो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम होता है ना, इसका काम ये होता है कि जनाब ये आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं ना, ठीक है, जो आपकी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और हम देख चुके हैं कि आपकी बायोकेम के अंदर फ्री रेडिकल्स कौन से होते हैं, उनकी कितनी, मतलब कि वो कौन कौन से होते हैं, वो सारी कंडीशन आपने सिर्फ कहना। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये नॉर्मली क्या करते हैं जनाब, ये आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को जाके डैमेज करते हैं। स्पेशली ये अगर हम यहाँ पे स्पेसिफाई करें, क्योंकि हम जनाब आपकी स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने कहना है कि ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि आपके अपर मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, आपकी अपर मोटर न्यूरॉन्स प्लस आपकी जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनको जाके क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। ठीक है, यानी कि आपने कहना है कि हमारे पास क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर। वो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ना, वो आपके अपर मोटर न्यूरॉन्स और लोअर मोटर न्यूरॉन्स को जाके डैमेज करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास एक जीन होता है जिसको हम कहते हैं SOD1 जीन, जो कि एक इंजाइम बनाता है जिसको हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज इंजाइम बनाता है। अब ये जो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो होता है, ये क्या करता है, ये जनाब आपके जो फ्री रेडिकल होते हैं, ये जो फ्री रेडिकल होते हैं, इनको इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट कर देता है। किसके, इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में जनाब कन्वर्ट कर देता है। जब ये इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो अब ये आपके अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन्स को डैमेज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस इनमें होती है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से क्या होता है कि जो आपका SOD1 जीन है, ठीक है, जो आपका SOD1 जीन है, इसकी क्या हो जाए, इसकी एक तरह से म्यूटेशन हो जाए। जब इसकी एक तरह से म्यूटेशन होगी, तो जब इसकी म्यूटेशन होगी, तो ये आपका जो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज इंजाइम है, अब इसको एक तरह से नहीं बना सकेगा, नॉन फंक्शनल म्यूटेशन। ठीक है, यानी कि आपने कहना कि सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज इंजाइम है, अब उसको नहीं बना सकेगा। जब उसको नहीं बना सकेगा, तो अब आपके फ्री रेडिकल्स को इन एक्टिव मेटाबोलाइट्स में चेंज होने के लिए कोई एंजाइम मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल ज्यादा होंगे। जब फ्री रेडिकल ज्यादा होंगे, तो वो आपके अपर मोटर न्यूरॉन्स को डैमेज करेंगे, आपके लोअर मोटर न्यूरॉन्स को क्या करेंगे, जाके डैमेज करेंगे। ठीक है, तो आपको ये सारी साइंस और सिम्टम्स मिलेंगी। यानी कि जो आपकी एमियोट्रोपिक लेटर स्क्लेरोसिस में जो पहली इटियोलॉजी आपको मिली है, वो कौन सी है, वो जनाब आपने लिखनी है कि आपका क्या होता है कि जो SOD1 जीन है, इसकी एक तरह से नॉन फंक्शनल म्यूटेशन हो जाती है। ठीक है, एक तो ये आपने लिखना है। उसके अलावा आपने लिखना है कि हो सकता है कि दूसरी जो कंडीशन इसमें, वो हो सकता है भाई स्मोकिंग वाला सीन, आप कह सकते हो ये स्मोकिंग वगैरह कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी हैवी, हाँ, स्पेशली जो पेस्टिसाइड्स पहले आप लिखें। आपकी एक तरह से क्या होता है कि जो पेस्टिसाइड यानी कि बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो भी आपको डैमेज कर सकते हैं, स्पेशली जब ये पेशेंट आपका हैवी मेटल्स जो कंज्यूम करेगा। ठीक है, यानी कि अगर ये जो पेशेंट है, अगर ये क्या करता है, ये जनाब एक्सी फैक्ट्री के अंदर काम करता है, जिसमें हैवी मेटल्स का काम होता है। ठीक है, यानी कि आपका जितनी भी वो होते हैं, लाइक एस्बेस्टोसिस हो गया, या आपकी दूसरी मतलब कि आपका सिलिकोसिस वगैरह की होती हैं, ठीक है, कॉपर वगैरह की जितनी भी होती हैं। ठीक है, तो अगर उनमें काम करता है और वो उसकी बॉडी के अंदर जो है वो कंटिन्यूसली चली जाती है, तो उसमें भी आपको क्या हो सकता है, आपके अपर मोटर न्यूरॉन्स और लोअर मोटर न्यूरॉन्स डैमेज हो सकते हैं। जब आपके अपर मोटर न्यूरॉन्स और लोअर मोटर न्यूरॉन्स डैमेज होंगे, तो अब आपने लिख लेना है कि आपको अपर मोटर न्यूरॉन्स के साइंस आएंगे, आपको लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, तो ये आपने लिख लेना है। क्योंकि हमने जो एक तरह से वो पढ़ा था टेबल, वहां पे आपको मतलब कि जो है वो क्लियर पता है सारी इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिर्फ इसकी इटियोलॉजी समझनी है, और आपके साइंस और सिम्टम्स ऑलरेडी आपको पता है कि इसका सारा क्या सीन होता है। अब इसके अंदर जो है ना, एक चीज जो उसने लिखी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर।
उसने जनाब जो कंडीशन लिखी है वो है आपकी एक तरह से बल्बार पालसी, ठीक है। क्या है आपकी एक तरह से जो कंडीशन है वो है आपकी एक तरह से बालबार पालसी, ठीक है। कि बालबार पालसी क्या होता है, देखियो बालबार पालसी में क्या होता है कि आपकी जो होते हैं ना, लाइक जो आपके स्वेलविंग मसल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि आपके एक तरह से जो स्वेलविंग मसल्स होते हैं, यानी कि ऐसे मसल्स जो आपको आपको खाना जो है वो एक निगलने में हेल्प करते हैं, स्वेलो करने में हेल्प करते हैं, एक वो स्वेलविंग मसल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ऐसे मसल्स होते हैं जो आपके स्पीच मसल्स होते हैं, यानी कि जो आपको एक तरह साउंड्स वगैरह प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, आपको स्पीच वगैरह जो है वो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, यानी कि आपके लैरिंक्स के मसल, ठीक है। आपके जितने भी लैरिंक्स के मसल्स हैं वो हो गए। और इसके अलावा आप जो टंग के मसल्स हैं, जो आपके टंग के मसल हैं, जो आपको एक तरह से लाइक टांग की मूवमेंट जो है उसमें हेल्प करते हैं, चाहे आप बोल रहे हैं या खाना खा रहे हैं उसमें हेल्प करते हैं, तो टांग के मसल्स होते हैं। देखो आपने कहना है कि बल्बर पालसी को समझने से पहले आपने जेहन में रखना है कि स्वेलविंग मसल्स होते हैं, ठीक है, आपके स्पीच के मसल्स होते हैं, ठीक है, आपके टांग के मसल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो आपके मतलब की जो मोटर सप्लाई आ रही होती है, ठीक है, इसकी इनकी तरफ जो आपकी एक तरह से जो मोटर सप्लाई आ रही होती है, उन मोटर सप्लाई भी तो आपके लोअर मोटर न्यूरॉन्स की तरफ से आ रही होती है ना, ठीक है। यानी कि इनकी तरफ जो एक तरह से मोटर सप्लाई आ रही है, या इन्होंने एक तरह से मोटर रिस्पांस शो करना है, या इन्होंने जो भी एक तरह से काम करना है वो आपकी लोअर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आ रहा होता है ना, ठीक है। जब आपके लोअर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इनकी इनर्वेशन होती है और ये अपना काम शो करते हैं, तो ये मतलब कि अपने अपने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब क्या होता है कि लोअर मोटर न्यूरॉन्स की लीन हो चुकी है, लोअर मोटर न्यूरॉन्स की डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, ठीक है, अब वो सही तरह काम नहीं कर रही। तो अब आपके जो स्वेलविंग के मसल्स हैं, ठीक है, वो भी पैरालाइज हो जाएंगे, ऐसे ही है ना, वो भी पैरालाइज हो जाएंगे, वो सही तरह काम नहीं करेंगे। जब आपके स्वेलविंग के मसल, ठीक है, वो सही तरह काम नहीं करते, तो आपको जो साइंस और सिम्टम मिलता है उसको हम कहते हैं डिसफेजिया। क्या कहते हैं, आपका एक तरह से डिसफेजिया होता है, यानी कि डिफिकल्टी इन स्वेलविंग, यानी कि आप अपना खाना सही तरह निगल नहीं सकते, ठीक है, उसको हम कहते हैं डिसफेजिया कहते हैं, ठीक है। जब भी स्वेलविंग के मसल्स जो है उनका पैरालाइज होगा, वो सही तरह काम नहीं करेंगे, वो सही तरह जो है मूवमेंट शो नहीं करेंगे, तो डिसफेजिया हो जाएगा। स्पीच के मसल, ठीक है, जब आपके स्पीच के मसल, आपके लैरिंग्स के मसल की इनर्वेशन खत्म हो जाएगी, उनका पैरालाइज हो जाएगा, तो आपको आएगा डिफिकल्टी इन स्पीच, यानी कि आपको क्या हो जाएगा, डिसआर्थरिया हो जाएगा। यानी कि डिसआर्थरिया क्या मतलब होता है कि आप बोल नहीं सकोगे, आप प्रॉपर स्पीच वगैरह नहीं कर सकोगे, यानी कि डिफिकल्टी इन स्पीक, ठीक है, उसको हम कहते हैं डिसआर्थरिया कहेंगे। उसका क्या होगा कि आपका टांग के मसल्स की एट्रोफी हो जाएगी। जब आपके टांग की मसल की एट्रोफी होगी तो आप अपने टांग की सही तरह मूवमेंट नहीं कर सकते, जबान की सही तरह मूवमेंट नहीं कर सकोगे, और इसकी मतलब कि जितने भी आपके जो भी टांग के फंक्शंस होते हैं वो सही तरह नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर मतलब का हमने देखा था उसके अंदर, आपकी एम्ब्रियो के अंदर, कि आपकी टांग की कौन कौन से काम होते हैं, ठीक है, वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड करना, आपको खाने में हेल्प करना, ये सारी कंडीशन, ठीक है। तो इसके ये सारी साइंस और सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, तो ये आपने लिख लेना है इसके अंदर। और इसके अलावा और कौन सी, हाँ, इसके अंदर क्या होगा कि जो इसके फैटल, लाइक इस कंडीशन के अंदर आपके पेशेंट की डेथ कैसे होगी, यानी कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन योर एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। तो आपने कहना है कि एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस में आपको रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, यानी कि आपको रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा। अब रेस्पिरेटरी अरेस्ट या रेस्पिरेटरी फेलियर बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपका डायफ्राम का मसल जो होगा वो सही तरह काम नहीं करेगा, उसको जो मोटर सप्लाई है, जो लोअर मोटर न्यूरॉन उसको सही तरह सप्लाई नहीं करेंगे, डायफ्राम जो होगा उसका पैरालाइज हो जाएगा। तो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि इनहेल एक्सेल, वो सही तरह नहीं होगा, तो आपको रेस्पिरेटरी अरेस्ट या रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, आपकी डेथ हो जाएगी। उसने इसका ट्रीटमेंट में बताया हुआ है कि ट्रीटमेंट आपने एक ड्रग देनी है, उसको हम कहते हैं राइलोजोल, ठीक है, एक ड्रग होती है जिसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से राइलोजोल। ये जो राइलोजोल ड्रग होती है ये न्यूरो प्रोटेक्टिव होती है। क्या होती है, आपकी एक न्यूरो प्रोटेक्टिव होती है, ये आपके न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करती है। लाइक उसी तरह हम कहेंगे, ठीक है, बताता हूँ। मतलब कि मतलब कि ये आपकी आपका जो भी आपकी कंडीशन है ना, लाइक आपकी अम्योट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस है, तो ये बाय बर्थ है, ठीक है, ये बाय बर्थ है, यानी कि आपकी जीन की म्यूटेशन हो रही है, आपको न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, तो उसको मुकम्मल तौर पे जो है वो ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। अलबत्ता हम जो है आपकी जो डिजीज है उसकी प्रोग्रेस को कम कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा रोक सकते हैं, उसकी सिम्टम्स को ट्रीट कर सकते हैं। उसके लिए एक न्यूरो प्रोटेक्टिव ड्रग है राइलोजोल, वो आप दे के मतलब कि ये सारी कंडीशन कर सकते हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि फेसिकुलेशन का क्या मतलब होता है, देखो फेसिकुलेशन में, अच्छा फेसी, ठीक है, फेसिकुलेशन, देखो फेसिकुलेशन का क्या मतलब होता है। फेसिकुलेशन में ये होता है कि आपके जब भी मसल्स की ना, ठीक है, जो भी आपके मसल्स होते हैं जब उनकी एबनॉर्मल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो, ठीक है, यानी कि आपके मसल की जब एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उसको हम कहते हैं फेसिकुलेशन, ठीक है।
अब क्या होगा कि जब आपके लोअर मोटर न्यूरॉन्स की एक तरह से क्या होगी कि लोअर मोटर न्यूरॉन्स की लीजन होगी ना, ठीक है, लोअर मोटर न्यूरॉन्स की लीजन्स होगी, तो अब क्या होगा कि जो आपके लाइक टांग के मसल्स होंगे ना, वो मतलब कि उनके ऊपर जो प्रॉपर नर्व सप्लाई है ना वो नहीं जा रही, लेकिन वो क्या करेंगे, एबनॉर्मली जो है वो आप मूवमेंट शो करेंगे, ठीक है, यानी कि लोअर मोटर न्यूरॉन तो सही तरह उनको सप्लाई नहीं कर रही, लेकिन फिर भी क्या होगा कि उनकी एक तरह से इनवोलेंट्री मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, यानी कि इनवोलेंट्री मूवमेंट्स और एबनॉर्मल और इम्प्रॉपर मूवमेंट होगी, यानी कि उनके जो मसल्स होंगे उनकी बहुत कभी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, कभी बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन हो जाएगी, तो इसमें क्या होगा कि आपको फेसिकुलेशन मिलेगी। आपने कहना है कि इसमें क्या होगा कि जो आपके मसल्स होते हैं उनकी एक तरह से एबनॉर्मल, ठीक है, यानी कि लोअर मोटर न्यूरॉन्स तो डैमेज हो गई हैं, उनकी तरफ अब कोई भी मतलब कि नर्व सप्लाई नहीं जानी चाहिए, लेकिन फिर भी क्या होगा कि एबनॉर्मल जो होंगे ना आपकी जो मसल के अंदर खुद, मतलब कि अगर आपने वो पढ़ा हो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसमें क्या होता है कि आपका एस ए नोड होता है, एबी नोड होता है, जब आपका एस ए नोड सही तरह काम नहीं करता तो आपका जो एबी नोड होता है वो अपने पास इंपल्सिस जनरेट करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि इक्टोपिक इंपल्सिस जो है वो प्रोडक्शन होती है, इक्टोपिक इंपल्सिस की प्रोडक्शन होती है। सेम इसी तरह क्या होगा कि जो आपके टांग के मसल्स होंगे वहां पे इक्टोपिक इंपल्सिस की प्रोडक्शन होगी, जब वहां से इक्टोपिक इंपल्सिस की प्रोडक्शन होगी तो वो बार बार आपके जो टांग के मसल्स होंगी उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जब आपके बार बार जो टांग के मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो आपके जो मसल्स होंगे वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो इस वजह से आपको क्या होगा, आपकी जो टांग होगी वो एबनॉर्मल जो है वो मूवमेंट शो करेगी, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फेसिकुलेशन। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है, तो ये था आपका एक तरह से एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ठीक है, और अब हमने जो डिस्कस करना है वो है आपका एक तरह से जो दूसरा ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, ठीक है, अब हम देखते हैं जो आपकी बॉडी के ट्यूबरस स्क्लेरोसिस है इसका क्या सीन होता है, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको समझ आई है या नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं जिस कंडीशन को हम डिस्कस करेंगे वो होगी आपकी एक तरह से ट्यूबरस स्क्लीरोसिस, ठीक है, कौन सी कंडीशन होगी, वो होगी आपकी एक तरह से ट्यूबरस, ठीक है, क्या होगा आपका एक तरह से ट्यूबरस स्क्लीरोसिस, ठीक है, ट्यूबरस स्क्लीरोसिस। अब आपने जो ट्यूबरस स्क्लीरोसिस को समझना है ना, देखो ट्यूबरस स्क्लीरोसिस आपने कहना है कि इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर ना जगह जगह पर जो है वो स्वेलिंग्स बनती हैं, ठीक है, यानी कि जो है वो जगह जगह के ऊपर जो है वो स्वेलिंग्स बनती हैं, यानी कि छोटी छोटी जो है वो ट्यूब्स बनती हैं, स्वेलिंग्स बनती हैं, यानी कि आपको वो जो फोड़े बोलते हैं, ठीक है, वो फोड़े बन जाते हैं, और उनकी वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सख्त होते हैं, उनकी स्क्लेरोसिस होती है, यानी कि वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, ठीक है, यानी कि ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में क्या होगा, आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन, आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर क्या होगी कि कुछ छोटी छोटी स्वेलिंग्स होंगी, ठीक है, यानी कि उभार होंगे, और वो जो उभार आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा सख्त होंगे, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा क्या होंगे, आपको एकदम सख्त मिलेंगे, तो इसको हम कहते हैं ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। अब इसकी सारी कंडीशंस क्या है इसको हम देखते हैं। देखो ये भी आपकी एक तरह से क्या है, एक जेनेटिक कंडीशन है, और इसके अंदर आपका एक कॉन्सेप्ट होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का, ठीक है, वो सारी होती है। तो अब जो इसकी कहानी आपने स्टार्ट करनी है, आपने कहना है कि हमारे पास एक ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ट्यूबरस स्क्लेरोसिस टाइप 1 जीन होता है, ठीक है, ये ट्यूबरस स्क्लेरोसिस टाइप 1 जीन होता है, जो कि एक ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, और ये किसके ऊपर होता है, ऑन क्रोमोसोम नंबर 9, ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर एक जीन होता है, एक ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, जिसको हम कहते हैं ट्यूबरस स्क्लेरोसिस जीन। इस ट्यूबरस स्क्लेरोसिस जीन ने क्या करना होता है, एक जो है वो आपका प्रोटीन बनाना होता है, जिसको हम कहते हैं आपकी हिमार्टन, ठीक है, कौन सा होता है आपका एक तरह से हिमार्टिन होता है, ठीक है, आपने कहना हिमार्टिन जीन। अब ये जो हिमार्टिन जो प्रोटीन है ना, ये आपकी बॉडी के अंदर जितने भी एबनॉर्मल ट्यूमर्स है उनको सप्रेस करता है, ठीक है, क्या करता है, आपके जो ट्यूमर्स होते हैं उनको नहीं बनने देता, ट्यूमर को सप्रेस करके रखता है। अभी आपने क्या समझना है कि हमारे पास एक ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, जिसको हम कहते हैं ट्यूबरस स्क्लेरोसिस टाइप 1 जीन, जो क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर होता है, ये एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम कहते हैं हेमार्टन प्रोटीन। ये आपकी बॉडी के अंदर जो ट्यूमर्स की फॉर्मेशन होती है उसको क्या करता है, सप्रेस करता है, ट्यूमर्स को नहीं बनने देता। उसके अलावा क्या होता है कि हमारे पास एक और ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस टाइप 2 जीन होता है, और ये जो होता है आपके जो क्रोमोसोम नंबर 16 होता है, क्रोमोसोम नंबर 16 होता है, उसके ऊपर होता है, और ये हमारे पास एक लाइक प्रोटीन बनाता है जिसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से ट्यूबरिन प्रोटीन। कौन सी, आपकी ट्यूबरिन प्रोटीन। ट्यूबरिन प्रोटीन भी क्या करती है, ये आपकी बॉडी के अंदर जो एबनॉर्मल ट्यूमर्स हैं उनको नहीं बनने देती, ट्यूमर्स की फॉर्मेशन को सप्रेस करती है, ठीक है जी, आपने कहना है। अब क्या होता है
कि जब आपकी बॉडी के अंदर इन दोनों जीन की म्यूटेशन हो जाएगी, ठीक है, जब इन दोनों जीन की क्या हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगी, और वो भी नॉन फंक्शनल म्यूटेशन होगी, तो अब आपकी बॉडी के अंदर जो हिमार्टन प्रोटीन थे और आपका एक जैसे ट्यूबरिन प्रोटीन थे वो नहीं बनेंगे। जब ये दोनों प्रोटीन नहीं बनेंगे तो अब आपकी बॉडी के अंदर जो ट्यूमर का सप्रेस होने का जो प्रोसेस था, जो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म था, वो अब खत्म हो जाएगा। तो आपकी बॉडी में जो डिफरेंट साइट्स होंगी वहां पे बहुत सारे जो है ना, वो बिनाइन ट्यूमर्स बन जाएंगे, ठीक है। वो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर बनेंगे, आपकी स्किन के ऊपर बन जाएंगे, ठीक है, आपकी ये सारी कंडीशंस हो जाएंगी, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं ट्यूबरस, आपका क्या होगा, सक्लीरोसिस होगा, ठीक है। आपने कहना है कि देखो ट्यूबरस सक्लीरोसिस में क्या होता है, इसमें आपकी बॉडी के डिफरेंट साइड्स के ऊपर क्या होती हैं, छोटे छोटे बिनाइन ट्यूमर्स बनते हैं, छोटी छोटी जो वो स्वेलिंग बनती हैं, ठीक है। वो बहुत ज्यादा सख्त होती है, क्यों बनती है, क्योंकि आपके क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर दो ट्यूमर सप्रेसर जीन होते थे। उन्होंने ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन बनाना होते थे, और उन्होंने आपकी बॉडी के अंदर जो ट्यूमर्स थे उनको नहीं बनना दे, का नॉर्मल नहीं बनने देना होता था। अब क्या होता है कि जो आपके TSN1 जीन है और TS2 जीन है, इनकी नॉन फंक्शनल म्यूटेशन हो जाती है। जब इनकी नॉन फंक्शनल म्यूटेशन होती है तो अब आपकी बॉडी के अंदर ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन नहीं बनेंगे। जब आपकी ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन नहीं बनेंगे तो आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में क्या बन जाएंगे, आपको छोटे छोटे बिनाइन ट्यूमर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इससे, लाइक मैंने आपको कुछ पिक्चर दिखाता हूँ, यहाँ से आपको जितनी भी क्लिनिकल फाइंडिंग्स होंगी वो आपको समझना आसान होगा। तो इसमें क्या होगा कि आपकी किडनी के अंदर, ठीक है, क्या होगा कि जो आपकी किडनी शरीफ होगी, जो आपका गुर्दा शरीफ होगा, उसके अंदर जनाब आपको बिनाइन ट्यूमर मिलेंगे। और कौन सा बिनाइन ट्यूमर आपको मिलेगा, होगा आपको एक तरह से एंजियोमायोलाइपोमा, ठीक है। यानी कि अब जो है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में आपको जो पहला बिनाइन ट्यूमर देखने को मिलेगा वो होगा एंजियोमायोलाइपोमा। एंजियोमायोलाइपोमा में क्या होता है कि आपकी किडनी के जो होते हैं ना, और यहाँ पे एडिपोज टिश्यू, जो आपके एडिपोज टिश्यू होते हैं, फैट सेल होते हैं, वो सारे मिल जाते हैं और एक ट्यूमर्स बनाते हैं, ये छोटा सा उभार बनाते हैं, बिनाइन ट्यूमर बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं एंजियोमायोलाइपोमा इन द किडनी, ठीक है। तो ये आपने कहना है कि पहला ट्यूमर होता है। दूसरा, इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि आपको ऐश लीफ स्पॉट्स मिलते हैं, ठीक है। यानी कि अब आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो ऐश लीफ स्पॉट, यानी कि जिस तरह आपका जो होता है ना ऐश का पत्ता, ठीक है, ऐश क्या होता है कि दरख्त होता है, उसका जिस तरह पत्ता होता है उसका तरह आपको स्पॉट मिलेगा, यानी कि इस तरह आपको प्रॉपर जो है वो स्पॉट मिलेगा, ठीक है। ये इस तरह के आपको छोटे छोटे जो है वो स्पॉट्स मिलेंगे आपकी स्किन के ऊपर, ठीक है, इस तरह के। तो इसको हम कहते हैं ऐश लीव स्पॉट, ठीक है। ये भी आपके ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के अंदर देखते हैं। एक तो ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के अंदर किडनी के अंदर हम ट्यूमर देखेंगे एंजियोमायोलाइपोमा, स्किन के ऊपर ऐश लीव स्पॉट्स देखेंगे, ठीक है। और उसके अलावा हम क्या देखेंगे, उसके अलावा जनाब हम जो है एंजियोफाइब्रोमास देखेंगे। क्या हम देखेंगे, एंजियोफाइब्रोमास देखेंगे। एंजियोफाइब्रोमास में क्या होता है, एंजियोफाइब्रोमास में होता कुछ यूं है कि जो आपका, ठीक है, ये क्या है, आपके एंजियोफाइब्रोमास है, ठीक है, एंजियोफाइब्रोमास। एंजियोफाइब्रोमास में क्या होता है कि जो आपका चेहरा होता है ना, स्पेशली जो आपका आपका जो नोज का जो सराउंडिंग वाला एरिया होता है, उसमें छोटे छोटे जो होती है ना वो आपको एक तरह से पेप्यूल से बन जाते हैं, ठीक है। वो छोटे छोटे आपको उभार बन जाते हैं और वो बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। यानी कि एंजियोफाइब्रोमास क्या है, ये आपके जो फेस है, स्पेशली फेस का जो आपका है ना नोज का एरिया, उसके सराउंडिंग में आपके छोटे छोटे बिनाइन ट्यूमर्स बन जाएंगे, इस तरह जिस तरह ये इसमें दिखाया हुआ है कि ये होता है आपको, क्या होता है आपको एक तरह से एंजियोफाइब्रोमास होता है। और ये भी हम किस में देखते हैं, इसमें ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो ये मतलब उसको आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये सारी मतलब कि छोटे छोटे उभार हैं बाहर की तरफ, स्वेलिंग्स हैं, और इसके अंदर सारे जो ट्यूमर्स बन चुके हैं, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर देखना है। दूसरे इसके अंदर क्या देखते हैं, दूसरी जो कंडीशन हम इसके अंदर देखते हैं ना वो होता है आपका शेग्रीन पैचेस, ठीक है। ये क्या है, आपके अंदर शेग्रीन पैचेस, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर शेग्रीन पैचेस हम देखते हैं, ठीक है, शेग्रीन पैचेस। अब ये जो पैचेस है ना, ये क्या है, आपके तरह से शेग्रीन पैचेस है, ये आपके उभार है और ये बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं शेग्रीन पैचेस कहते हैं, और ये भी हम ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में देखते हैं। दूसरा क्या होता है कि हम जनाब उंगल फाइब्रोमास देखते हैं। उंगल फाइब्रोमास में क्या होता है कि आपकी जो फिंगर्स होती हैं वहां पे आपको छोटे छोटे उभार मिलते हैं, ठीक है, इस तरह के आपको बिनाइन ट्यूमर्स मिलते हैं। तो इसको हम कहते हैं, आपको क्या देखते हैं, इसको हम कहते हैं आपका उंगल फाइब्रोमास देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन हम किसके अंदर देख रहे होते हैं, ये होता है आपका ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के अंदर देखते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि आपके स्किन के अंदर, आपके जो CNS के अंदर जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उनका कैंसर हो सकता है, हिमाटोमास हो सकते हैं, उसने बताया हुआ है। उसके अलावा क्या होगा कि आपको माइट्रल रीगर्जिटेशन, लाइक आपको जो माइट्रल वाल्व है वहां पे छोटे छोटे आपको लाइक उसकी विजिटेशन हो जाएगी, ठीक है, उसके वहां पे आपको स्वेलिंग्स बन जाएंगी, जिसकी वजह से आपका जो माइट्रल वाल्व होगा वो सही तरह क्लोज नहीं होगा और आपका जो ब्लड होगा वो बैक फ्लो करेगा, ठीक है। और उसके अलावा
आपको लाइक जो उसने बनाया, आपको बताया हुआ है आपको कि जो आपके एस्ट्रोमा होते हैं, ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, एपिंडाइमल सेल्स होते हैं, उनके ट्यूमर बन सकते हैं, आपको एपिंडाइमोमा हो सकता है और एस्ट्रोसाइटोमा हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन आपको एक तो ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में हो सकती है, क्योंकि ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है ना वो खत्म हो चुके हैं। तो आपकी बॉडी के किसी भी साइड के ऊपर, किसी भी जगह के ऊपर, किसी भी ऑर्गन के अंदर जो है वो ट्यूमर्स बन सकते हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो ये सारी कंडीशन होती है आपकी एक तरह से ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, ठीक है। तो ये था आज आपका टॉपिक।